Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. Today I am going to cover very important topic of CMA final. Okay, so this topic only related to CMA final. The topic is conversion of sole proprietary business and firm into company. So first, if we talk about sole proprietary business, so first what is the meaning of sole proprietary business? Sole proprietary business क्या होता है? ठीक, तो सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करता है, एक बिजनेस को रन करता है, मैनेज करता है, मैनेजमेंट को, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस में क्या, देखो क्या लिखा है इसमें, द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। इट मीन्स द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर। अब इसमें अगर कोई भी असेट्स सोल प्रोप्राइटरी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसे ट्रांसफर नहीं मानते। ट्रांसफर का मतलब उस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, और कोई असेट्स फिक्स असेट्स भी हो सकती है ना, और करंट असेट्स लाइक डेटर्स, अगर इन्हें ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, सो अब देखो क्या लिखा है, द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड ए ट्रांसफर प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। क्या लिखा, अगर कोई ट्रांजेक्शन की जाती है सोल प्रोप्राइटर के थ्रू इनटू कंपनी में, लाइक कोई उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। फॉर इट मीन अगर जैसे फिक्स असेट्स या कोई डेटर और स्टॉक कोई भी ट्रांसफर करते हैं, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो उसमें कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं हो, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें पहली कंडीशन क्या है उसकी, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेल सोल प्रोप्राइटरी बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो ऑल असेट्स और क्या लायबिलिटीज है किसकी, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस की, वो किसकी बननी चाहिए, असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ कंपनी की। कंपनी में हम क्या करें, कन्वर्जन करें तो कंपनी की सारी एसेट और किस पे बनेगी, वो एट बुक वैल्यू पे होगी वो। ठीक है, एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू पे क्या करना है, उसे ट्रांसफर करना है। अगर जैसे सपोज मशीनरी क्या है, मशीनरी है ये, बुक वैल्यू क्या है इसकी 1 लाख। ठीक है, और ट्रांसफर किसमें कर रहे हैं, ट्रांसफर 1,20,000। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब अगर मशीन बुक में कितनी की दिख रही है 1 लाख की, तो वो 1 लाख की ट्रांसफर करनी है कंपनी में। ठीक है, अगर 1 लाख की मशीन को 1,20,000 में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके जो दोनों के बीच का जो गैप है ना 20,000, उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है, तो ये बताया इसने। और असेट्स एंड लायबिलिटी किसमें ट्रांसफर करनी है, बुक वैल्यू पर। और उसके बाद क्या लिखा, प्रोप्राइटरी होल्ड्स नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इनटू कंपनी। अब प्रोप्राइटरी किससे 50% से कम शेयर्स वोटिंग पावर होल्ड करने चाहिए कंपनी में। ठीक है, जो अब कंपनी बनेगी इसके जो 50% है ना पावर, उसकी किसके हाथ में होनी चाहिए, प्रोप्राइटरी के हाथ में रहनी चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, सच शेयर्स होल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। अब क्या लिखा, जो कंपनी उन्हें शेयर्स देगी, इशू करेगी, उनको प्रोप्राइटरी कितने साल के लिए होल्ड करना उसे करना 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर के लिए क्या करना, होल्ड करने हैं शेयर्स को। ठीक है, सपोज अब सक्सेशन का मतलब क्या, जिस दिन से क्या हो रही कंपनी कन्वर्ज हो रही है किसमें, कंपनी में, उस दिन से 5 साल तक। सपोज कंपनी 1 अप्रैल 2021 को क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, कन्वर्जन। तो यहां से लेके 5 ईयर तक, यहां से मतलब 1 अप्रैल 21-22, ये क्या इसका 21-22, 22-23, 24, 25, 26, ये क्या है 5 साल तक क्या होना चाहिए, शेयर्स को होल्ड रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। ओके,
तो कितने साल के लिए इसका लॉक इन पीरियड है 5 ईयर तक। अगर 5 ईयर से अंदर क्या कर देता है, सेल कर देता है, तो टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटर डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर देन बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन द कंपनी। अब क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरी डज नॉट रिसीव एनी कंसिडरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट। सपोज इसने क्या किया है, कंपनी में क्या कन्वर्ट हो गई, क्या सोल प्रोप्राइटरी कन्वर्ट हो गई कंपनी में। ठीक है। तो इसके व्यापार ये नहीं कि उसको फिक्स एसेट कोई बिल्डिंग दे दी, कोई घर दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सिर्फ उस कंपनी क्या इशू करनी है, उसे कंपनी को शेयर्स इशू करने से, शेयर्स के अलावा और कोई अगर बेनिफिट देते हैं किसी और थिंग दे दी उसे, ठीक है, प्रोप्राइटरी को, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। तो क्या इसमें अलॉटमेंट क्या है, सिर्फ शेयर्स अलॉट करने हैं कंपनी को। ओके। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी क्या है, तो उस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अगर फिक्स एसेट्स हैं और डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं तो उसपे क्या है, कैपिटल गेन अराइज होगा। ठीक है। तो उस पर इन दैट केस क्या है, कैपिटल गेन और उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये तीनों कंडीशन को क्या कर देते, सेटिस्फाई कर लेते कंपनी, आई मीन सोल प्रोप्राइटरी। ओके। तो पहले इसे लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करता हूं। अब देखो, अब क्या है, अगर अब टैक्स पॉइंट के व्यू से देखते हैं। ठीक है। अगर उसके लिए टैक्स पॉइंट इट मीन्स कौन सी कंडीशन है, अगर वो फुलफिल करनी है तो टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। सो लेट्स सी टैक्स पॉइंट क्या लिखा, ट्रांसफर मस्ट टेकन प्लेस, मतलब जो सक्सेसर कंपनी है वो कंपनी सक्सेसर बिजनेस है वो कंपनी में कन्वर्ट होनी चाहिए। मतलब वो एक टेकन प्लेस मीन उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, जो भी लायबिलिटीज और असेट्स हैं वो ट्रांसफर्ड होनी चाहिए कंपनी में, टू द कंपनी को। ठीक है। सक्सेसर कंपनी के थ्रू किसमें ट्रांसफर होनी चाहिए, कंपनी में। अब क्या लिखा है, द होल कंसिडरेशन शैल बी पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जो भी उसका कंसिडरेशन निकल के आता है जितने अमाउंट का भी, ठीक है, वो किसमें अलॉटमेंट होना चाहिए, शेयर्स में। ओके। अगर किसी अदर्स में देता है शेयर्स के अलावा तो उस केस में क्या टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर, उतनी अमाउंट पर। ठीक है। तो अब क्या लिखा, प्रोप्राइटरी मस्ट होल्ड 50% वोटिंग पावर इन द कंपनी। अब प्रोप्राइटरी को कितने परसेंट वोटिंग पावर होल्ड करनी है, मिनिमम एटलीस्ट 50%। एटलीस्ट 50% क्या वोटिंग पावर को क्या करती है, होल्ड करती है। तो उस केस में क्या है, तो उसमें टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसका क्या लिखा है, लॉक इन पीरियड फॉर अबोव शेयर्स 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। ओके। अब क्या लिखा है, लॉक इन पीरियड कितना है, और जो ये शेयर्स इशू किए जाएंगे ये वाले किसको, प्रोप्राइटरी को, और उस पर लॉक इन पीरियड कितना है, 5 ईयर का। मतलब 5 ईयर तक उन्हें होल्ड करके रखना है, उन्हें सेल ट्रांसफर नहीं करने, मतलब सेल नहीं करने हैं उन शेयर्स को। ठीक है। उसका क्या लिखा, एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। अब एग्जम्पशन भी अवेलेबल है कब, जब कोई कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने से कोई कैपिटल गेन अराइज होता है। इट मीन जैसे बिल्डिंग परचेज की थी, बिल्डिंग की बुक वैल्यू शो कर रही है, उसमें बुक्स में है 10 लाख और सिर्फ ट्रांसफर में कितना शो करा रहे, 12 लाख की। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है 2 लाख, तो 2 लाख पे टैक्स लगेगा। मतलब जो 10 लाख की परचेज की ना, उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी, है ना, बिल्डिंग पर। और वही लैंड होता, और लैंड के ऊपर क्या है, और डेप्रिसिएबल एसेट्स के ऊपर क्या है, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब बिल्डिंग के ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वो डेप्रिसिएबल एसेट्स है। ओके। अब इसके बाद क्या लिखा है, एंड
नॉट ट्रांसफर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब अगर क्या है, स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसको अब जैसे अब क्या लिखा, इट विल बी टैक्सेबल टू द बिजनेस इनकम। अब जैसे अब इसमें क्या लिखा, अगर कोई स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं, उसकी जो उसमें बुक में वैल्यू दे रखी है उससे अबव में, तो उसे क्या मानेंगे, बिजनेस की इनकम मानेंगे। ठीक है, जैसे सपोज स्टॉक बुक में 80,000 के, ठीक, और ट्रांसफर कितने किए हैं, 1 लाख के। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना का है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ट्रांसफर किए थे स्टॉक 80 कितने, बुक वैल्यू कितनी थी उनकी, स्टॉक की बुक वैल्यू थी 80,000 और ट्रांसफर कर रहे हैं 1 लाख में, तो इन दोनों के बीच प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 20,000। तो ये क्या है, बिजनेस इनकम मानी जाएगी, बिजनेस इनकम है ये। ओके, अब उसी तरह इसका भी देख लो, एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर द कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स। अब इसमें भी वही है, सिंपल, जैसे लैंड है, ठीक, लैंड कितने की है, 10 लाख की। अब इसे जब ये तो बुक वैल्यू दे रखी है, ये है बुक वैल्यू, ठीक, अब ट्रांसफर करें इसी को 15 लाख की, तो इसमें क्या एग्जाम्पशन मिल जाएगी, जितने की परचेज की थी उसको माइनस कर दो। अब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, अब लैंड है तो इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पशन मिलेगी। तो ये बोला कि हर कोई कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने पे क्या है, कैपिटल गेन अराइज होगा तो उस पर एग्जाम्पशन अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताया इसमें। अब इसे कर लो, इसके बाद बताता हूं, अगर फर्म को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, कंपनी में, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करो, उसके बाद लिख लो। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। अब फर्म क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आकर क्या कहते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो उसे फर्म कहते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो अब इसमें देखो क्या लिखा है, अब बात करते हैं फर्म की। अब फर्म क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है, क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अगर क्या लिखा, ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 47 क्लाउज कितना है, 13। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ये सारी कंडीशन अगर क्या सेटिस्फाई करता है, एक क्या है, ये ऑल पार्टनर्स, तो उसमें कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्म बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो फर्म की असेट्स और लायबिलिटी थी वो कंपनी की किसकी बननी चाहिए, कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, और क्या लिखा, ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म इमीडिएटली बिफोर द सक्सेसर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब जो ऑल पार्टनर्स हैं फर्म के थे, वो ही सेम किसके कंपनी के पास क्या बनने चाहिए, शेयर होल्डर बनने चाहिए, और कितने, इन द सेम प्रोपोर्शन। इन द सेम प्रोपोर्शन का मतलब जो इनका प्रोपोर्शन था कैपिटल का, वही प्रोपोर्शन इसमें कंपनी में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेशियो था इनका, सपोज रेशियो था इसका 3:2:3, तो ये रेशियो इसमें इसी प्रोपोर्शन में इसमें भी होना चाहिए, कंपनी में भी इसका इनका प्रोपोर्शन चलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद करिएगा, ऑल पार्टनर्स ऑफ द फर्म डू नॉट रिसीव कंसिडरेशन एंड बेनिफिट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अदर देन बाय वे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। और कोई भी इनमें से एक भी पार्टनर कंसिडरेशन से और कोई बेनिफिट किस अदर देन शेयर्स में रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे शेयर से अलॉटमेंट होने चाहिए, ना कोई ज्वेलरी, कोई लैंड या कोई बिल्डिंग या फ्लैट उसे गिफ्ट दे दिया, उसके कोई बेनिफिट दे दिया, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, सिर्फ शेयर्स को अलॉट करना है उसे। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ द शेयर होल्डिंग इन द कंपनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म नॉट लेस देन
50% वोटिंग पावर इन द कंपनी। अब क्या लिखा, एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब उनके तीनों के जितने भी 50%, उनका 50% वोटिंग पावर किसमें होना चाहिए, कंपनी में होना चाहिए। और उसका पीरियड कितना है, इन द पावर इन द कंपनी। उसका करेगा होल्ड सच शेयर्स फॉर अ पीरियड 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। और कितने साल के लिए इन्हें होल्ड करना है, 5 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। जैसे तो क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, जिस डेट से कन्वर्जन होगा उस डेट से 5 ईयर तक क्या करना है, होल्ड करके रखना है। ओके, सो पहले इसे राइट डाउन कर लो, फिर इसके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। ओके, तो जल्दी लिखो, जल्दी वीडियो पॉज करो, लिखो। अब फर्म की टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, ट्रांसफर मस्ट टेक इन प्लेस। ट्रांसफर टेक इन प्लेस मतलब ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, जो फर्म है उसे कंपनी में कन्वर्ट होना चाहिए। मस्ट टेक इन प्लेस का मतलब यही है। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। जो भी फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर होनी चाहिए कंपनी में। ओके, उसके बाद लिखा था होल कंसिडरेशन शैल बी पेड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और जो भी उनका कंसिडरेशन निकल के आता है उसे शेयर्स में पेड किया जाना चाहिए कंपनी के थ्रू। ओके, और क्या लिखा, पार्टनर्स मस्ट होल्ड एटलीस्ट 50% वोटिंग पावर। और पार्टनर्स कितने परसेंट वोटिंग पावर एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए, उसमें 50%। ठीक है, टोटल वोटिंग पावर का, इसमें ये नहीं इंडिविजुअल पार्टनर ए का इतना होगा, पार्टनर बी का इतना होगा, पार्टनर सी का इतना नहीं, टोटल का 50% वोटिंग पावर। ओके, उसका लॉकिंग पीरियड ऑफ अबोव शेयर्स 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन। और लॉकिंग पीरियड कितना है, 5 ईयर, कब से, जब से क्या हुआ है, फर्म का सक्सेसर हुआ है, सक्सेशन। ठीक है, जब से 5 ईयर तक क्या है, होल्ड करके रखना है शेयर्स होल्डर को, शेयर्स को। ठीक, अब क्या है, अब अगर क्या होता है, अगर कोई कंडीशन वायोलेट करती है तो क्या होता है, तो उसमें क्या है, विड्रॉ कब होगी, उसकी एग्जम्पशन कब विड्रॉ होगी। अगर कोई बेनिफिट या कोई एग्जम्पशन मिला है तो उसका विड्रॉल कब होगा। ठीक है, चलिएगा, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 47 क्लाउज 13 और 14। इसका विड्रॉल और विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन का सेक्शन कौन सा है, 47A क्लाउज 3। ओके, सो अगर कोई बेनिफिट मिला है, गेन के ऊपर बेनिफिट मिला है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अगर कोई कंडीशन वायोलेट कर जाती है इस सेक्शन की जो दी हुई है, तो उस केस में क्या है, उस पर अगेन क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा, प्रॉफिट और गेन पर। ठीक है, चलेगा, ऑन वायोलेशन ऑफ कंडीशन एग्जम्पशन अर्लियर अलाउड shall be withdrawn and amount of profit and gain shall be deemed to be profit chargeable to tax of successor company for the previous year in which requirement। It means अगर कोई कंडीशन को वायलेट करते हैं इन सेक्शन में, जो कंडीशन थी टैक्स पॉइंट की, जो कंडीशन पड़ी थी ना, अगर उनको वायलेट करता है और उस पर और कोई भी अगर, और क्या है, अर्लियर कोई एग्जाम्पशन मिली है, ठीक है, और वो एग्जाम्पशन क्या हो जाएगी, विड्रॉल हो जाएगी। जब एग्जाम्पशन विड्रॉल हो जाएगी तो उसका अमाउंट क्या किसमें कन्वर्ट आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। जब वो प्रॉफिट अगर कोई गेन होता है तो वो किसमें चार्जेबल होगा, सक्सेसर कंपनी में। सक्सेसर कंपनी का मतलब जो कंपनी में कन्वर्ट हुई उसमें टैक्स लगेगा। ठीक है, फॉर द प्रीवियस ईयर, और जब जिस ईयर में क्या है रिक्वायरमेंट होगी उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। ठीक, और सर क्या लगेगा, टैक्स पॉइंट। टैक्स पॉइंट में क्या है, विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन इसमें क्या है, द बेनिफिट अवेल्ड शैल बी डीम्ड टू बी कैपिटल गेन। जब विड्रॉल क्या है, कोई भी कैपिटल में एग्जम्पशन मिली है और वो विड्रॉल हो जाती है और उस पर क्या कोई बेनिफिट हुआ है तो किसका क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल गेन मानेंगे। ठीक है, और उसका क्या, ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी मतलब द ईयर इन विच कंडीशंस, जो इन दोनों की सेक्शन की जो कंडीशन जिस ईयर में क्या वायलेट होती है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। ठीक, उसका क्या, हु विल बी लायबल टू टैक्स, हु विल बी लायबल टू टैक्स, सक्सेसर कंपनी। सक्सेसर कंपनी क्या करेगी, पे करेगी टैक्स अगर कोई अराइज होता है उस पर। ठीक है, और उसके बाद करेगा बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन।
बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन कब तक कब मिलेगा? जिस दिन कभी सक्सेसर कंपनी को टुक प्लेस हुआ है, मतलब जिस ईयर में सक्सेसर कंपनी का टुक प्लेस, इट मीन देखो 2017, ठीक। इस ईयर में क्या हुआ? सक्सेसर कंपनी का फॉर्म किसमें कन्वर्ट हुई है? कंपनी में। तो यहीं तक। और अब क्या वायलेट कब हो रही है इसकी? 2022 में। इसकी कंडीशन को क्या कर दिया है? 21 में, ठीक है। 21 में कंडीशन को क्या कर दिया है? कंडीशन वायोलेटेड, ठीक है, इन 2021 में। तो यहाँ पर देखो 5 साल हुए नहीं हुए। तो अब क्या है? तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक का मिलेगा? जिस ईयर में क्या हुआ था, जिस ईयर से सक्सेस क्या हुआ है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, उस वहीं तक का क्या मिलेगा? इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसमें। अब इसे वीडियो पॉज करो और लिख लो पहले। अब देखो, अब क्या है? अगर कोई क्या लिखा है? देखो, वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। अब क्या लिखा? वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स मीन इन्वेस्टमेंट होगी और क्या होगी? लैंड होगी। तो उसको कैपिटल पर्पस के लिए क्या करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? अब इसमें प्रीवियस ओनर का क्या होगा? प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। प्रीवियस ओनर इट मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी ली जाएगी? इसमें प्रीवियस ओनर की, ठीक है। और कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करता है प्रीवियस ओनर, तो उसे भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? अगर कोई बेनिफिट इसमें होता है, कोई इसमें कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन यूज होता है, एग्जम्पशन मिलती है, तो और कोई और इसमें क्या है? जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे? प्रीवियस ओनर की, ठीक है। तो इसमें यही दिया है कैपिटल पर्पस के लिए। और कोई नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स कैपिटल गेन अराइज होता है, तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट हम लेंगे प्रीवियस ओनर की। और कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर रखी है, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कंसीडर करेंगे, प्रीवियस ओनर वाली भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। अब एलोकेशन कैसे करना है? देखो, अब इस कंपनी में थोड़ी ना है कि 1 अप्रैल को ही कन्वर्जन होगी कंपनी, बीच में भी हो सकती है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन को कैसे एलोकेट करेंगे? ठीक, क्या लिखा? डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन शैल बी अपोर्शन्ड बिटवीन द प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब फॉर्म एंड कंपनी। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज। अब इसमें नंबर ऑफ डेज का रेशियो लेंगे, क्या लिखा? फॉर विच द असेट्स वर यूज्ड बाय देम। जितने दिन कितने दिन दोनों के द्वारा उसको असेट्स को यूज किया गया, उसके बेसिस पर क्या लेंगे? उसको डेप्रिसिएशन को एलोकेट करेंगे, ठीक है। सपोज इसने किया, जैसे कंपनी क्या फर्म या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें क्या है? और उसमें डेप्रिसिएशन कैसे एलोकेट करेंगे? जैसे सपोज इसने कितने दिन किए? 200 डेज, ठीक। और इसने कितनी किए? कंपनी ने, जो कंपनी सक्सेसर कंपनी है, उसने कितने 165 डेज। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, इन दोनों इसी रेशियो में क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को अलॉट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? एलोकेट करेंगे। और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑन कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस एंड फर्म। उसका क्या है? एंड फर्म इसका सेक्शन क्या है? 42A क्लास 6। और कोई कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉस होता है ऑन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरीज कंसर्न एंड फर्म। तो उस केस में क्या है? इसे भी जो पिछले ईयर का कोई बिजनेस का लॉस, प्रोप्राइटरशिप और फर्म का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर सेटअप होना है तो कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन है कि जो कंडीशंस में लेट डाउन है, जो कंडीशन पड़ी थी ना टैक्स पॉइंट में, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ये भी कंडीशन
विड्रॉल नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन विड्रॉल हो गई तो लॉस को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती है सक्सेसर कंपनी। ओके, so I think it is enough for today. In next class I will cover some practical problem related to this topic. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.